अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 7 है और इस ट्यूटोरियल का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने जो हमारा कीबोर्ड होता है जो हम कंप्यूटर के साथ यूज़ करते हैं उस कीबोर्ड को एफपीजी बोर्ड के साथ इंटरफेस करना है और कीबोर्ड से डाटा लेकर हमने उसको 7 सेगमेंट्स के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। तो जो आज के ट्यूटोरियल के अंदर हमने प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है उसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह है। कीबोर्ड एंड माउस आर स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस। हमें पता है कि कीबोर्ड और माउस जो इनपुट डिवाइसेस हैं, दीज डिवाइसेस वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ PS2 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो ये जो दोनों माउस और कीबोर्ड हैं ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं या इनका वर्किंग प्रिंसिपल है उसका नाम है PSD कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो डिज़ाइन a digital system for PS2 receiver, that is a system should be able to receive the serial input from the standard keyboard and mouse and convert this input to a standard 8-bit code by ignoring start bit, parity bit and stop bit। इसका क्या मीनिंग है इस पूरी स्टेटमेंट का, तो ये मैं भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन इन सिंपल वर्ड्स ये है कि हम अपना कीबोर्ड या माउस, इस ट्यूटोरियल में पर्टिकुलरली हम कीबोर्ड की बात करेंगे, तो कीबोर्ड को हम एफपीजीए बोर्ड के साथ इंटरफेस करेंगे और कीबोर्ड को के ऊपर कोई बटन प्रेस करेंगे जिससे कीबोर्ड कोई डाटा अपने आउटपुट पर जनरेट करेगा। वो डाटा हमारे पास, क्योंकि कीबोर्ड एफपीजीए बोर्ड के साथ इंटरफेस होगा, तो वो डाटा एफपीजीए बोर्ड के अंदर रिसीव होगा। तो हमने उस डाटा को प्रोसेस करके उस की का जो कोड है वो 7 सेगमेंट के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। तो अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। अब इन कीबोर्ड्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि फ़र्ज़ करें ये है, इसके नीचे लिखा हुआ है 1C, S है इसके नीचे लिखा है 1B, D है उसके नीचे लिखा है 23। अब ये इस कीबोर्ड के स्कैन कोड्स हैं, इनको हम कहते हैं स्कैन कोड्स या मेक कोड्स। जब हम इस कीबोर्ड से फॉर एग्जांपल ए का बटन प्रेस करेंगे तो इस कीबोर्ड के आउटपुट पे जो कोड जनरेट होगा वो 1C होगा। या आप ये कह सकते हैं कि जब मैं इस कीबोर्ड के ऊपर इस ए को प्रेस करूँगा तो कीबोर्ड की जो USB केबल है वो जो FPGA बोर्ड के साथ कनेक्टेड होगी, उस USB केबल में 1C का जो सिग्नल है वो आएगा अगर मैं ये कोड जनरेट होगा। अगर मैं S का बटन प्रेस करता हूँ तो कीबोर्ड की आउटपुट पे या जो FPGA की इनपुट पे कनेक्टेड होगी USB पोर्ट में, वहाँ पे 1B का कोड जनरेट होगा। इस तरह ये जितने भी कीबोर्ड के ऊपर बटन हैं सबका जो है ना वो कोड लिखा हुआ है। फर्स्ट करें अगर आप स्पेस का बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड के ऊपर तो ये 29 स्कैन कोड जनरेट होगा। ये कंट्रोल का बटन प्रेस करते हैं तो ये 14 डिस्प्ले में होगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये शिफ्ट है, ये हमारे पास लेफ़्ट शिफ्ट है और ये राइट शिफ्ट है। अगर आप लेफ़्ट शिफ्ट को प्रेस करते हैं तो 12 हेक्सा का कोड जनरेट होगा और राइट शिफ्ट को प्रेस करते हैं तो 59 हेक्सा जनरेट होगा। इसी तरह एंटर को प्रेस करते हैं तो 5A है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो लेफ़्ट शिफ्ट है और राइट शिफ्ट है दोनों का जो स्कैन कोड है वो डिफरेंट है। इसी तरह यहाँ पे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इन सब का ये स्कैन कोड है और इधर ये जो 0 नम पैड के ऊपर है 0 से लेकर 9 तक, इन सब का डिफरेंट कोड है। और यहाँ पर कुछ बटन ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल ये एरो कीज़ हैं, यहाँ पर ये जो नॉर्मल बटन हैं इनका 1 बाइट का कोड आता है। फर्स्ट करें 1-4 ये हेक्सा में है तो 4 बिट इस 1 की और 4 बिट इस 4 की, तो टोटल ये 8 बिट या 1 बाइट का कोड है। इसी तरह ये यहाँ ये सारा जिनके ऊपर आपको ये सिर्फ 2 डिजिट्स नज़र आ रहे हैं कोड में, तो ये बेसिकली 1 बाइट का स्कैन कोड जनरेट होगा इन बटन्स को प्रेस करने पे। लेकिन कुछ बटन ऐसे हैं, फर्स्ट करें एरो कीज़ है, अगर हम इनको प्रेस करेंगे तो हमारे पास 2 बाइट का स्कैन कोड जनरेट होगा। इसी तरह इस कंट्रोल का भी 2 बाइट का कोड है, इस आल्ट का भी 2 बाइट का कोड है, लेकिन इस कंट्रोल का 1 बाइट का कोड है। इस तरह ये जो एंटर है नम पैड के ऊपर, इसका
2 बाइट का कोड है E05A, और ये जो एंटर है इसका 1 बाइट का कोड है। इसी तरह यहाँ पर इनके भी कोड्स लिखे हुए हैं, और ये जो पास या ब्रेक का बटन है इसका भी काफ़ी लेंथी सा ये कोड है। इस तरह ये प्रिंट स्क्रीन है, इसका भी आप देख सकते हैं कि ये प्रिंट स्क्रीन का 4 बाइट का कोड है। लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो बटन्स हैं आप उनका देख सकते हैं कि उनका जस्ट 1 बाइट का ही कोड है। ये जो नॉर्मल बटन्स हैं ये वाले, ये सारे, ये F वाले ऊपर है, एस्केप वाला भी, और यहाँ पर ये जो नंबर वाले बटन है नंबर पैड के ऊपर, इनका भी 1 बाइट का कोड है। माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का, प्लस का, ये सब 1 बाइट का है। ये एंटर, ये एरो कीज़, और यहाँ पर ये जो पेज अप पेज डाउन वगैरह और ये बटन्स, इनके यहाँ पे कुछ के 1 बाइट से ज़्यादा का भी कोड है। अब पहली बात तो ये आपने याद रखनी है कि ये स्कैन कोड है, ये आस्की कोड से डिफरेंट होते हैं। आस्की कोड स्टैंडर्ड कोड्स हैं। फ़र्ज़ करें 0 का आस्की हमें पता है कि 30 एक्स है, ए का कैपिटल ए का फॉर एग्जांपल हमें पता है कि 41 एक्सा कोड है आस्की, और स्मॉल ए का है 61 एक्सा। तो ये आस्की कोड इन स्कैन कोड से डिफरेंट होते हैं। अब होता यह है कि नॉर्मली जब हम कीबोर्ड को अपने लैपटॉप या सिस्टम के साथ इंटरफेस करते हैं, तो जब हम कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हैं तो ये उस बटन का स्कैन कोड CPU के अंदर जाता है। फ़र्ज़ करें आपने ए का बटन प्रेस किया, उसका कोड गया 1C CPU के अंदर। CPU इसको प्रोसेस करता है, 1C को कन्वर्ट करता है इसके आस्की के अंदर, और आस्की फॉर्म में आगे उसको स्क्रीन पर या कहीं पर अगर आप टाइप कर रहे हैं तो वहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाता है। तो बेसिकली CPU का काम ये होता है कि वो इन कोड्स को, जो स्कैन कोड्स हैं, वो इनको इन स्कैन कोड्स को रिसीव करे, और रिसीव करने के बाद उनको उनके आस्की कोड्स के अंदर कन्वर्ट कर दे। लेकिन अगर हम फिज़िकल बोर्ड की बात करें तो फिज़िकल बोर्ड के ऊपर जब हम कोई बटन प्रेस करते हैं तो उस बटन का आस्की कोड नहीं जनरेट होता, बल्कि उसका स्कैन कोड जनरेट होता है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो हमारा कीबोर्ड होता है उसके ऊपर बटन प्रेस करने से उसके स्कैन कोड्स जनरेट होते हैं, और ज़्यादातर बटन्स का जो स्कैन कोड है वो 1 बाइट का होता है। कुछ बटन्स ऐसे हैं जिनका स्कैन कोड 2 बाइट का है, और एक बटन ऐसा है फर्स्ट करें प्रिंट स्क्रीन, उसका 4 बाइट का है, और ये पास ब्रेक का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 8 बाइट का कोड है, ठीक है। अब ये जो कीबोर्ड के ऊपर जब कोई बटन प्रेस करते हैं तो उसका स्कैन कोड जनरेट होता है। अब ये स्कैन कोड मुख्तलिफ कीबोर्ड्स के मुख्तलिफ हो सकते हैं, ये आस्की कोड्स की तरह स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये जो स्कैन कोड्स हैं ये कीबोर्ड टू कीबोर्ड वेरी कर सकते हैं। तो 3 तरह के स्कैन कोड्स पॉसिबल हैं। एक ये सेट है कि इसको कहते हैं कीबोर्ड स्कैन कोड सेट 1। अब ये इसका है, फर्स्ट के अगर आप इसकी ए का की प्रेस करेंगे इसके ऊपर तो इसका 1E का कोड है। अभी मैं इन ब्रेक कोड्स को बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, अभी जस्ट आप मेक कोड को ही देखें। तो ये इस कीबोर्ड स्कैन कोड सेट 1 का ये कोड है, कोड्स हैं सारे, ये बटन्स के लिखे हुए हैं। और जो कीबोर्ड स्कैन कोड्स सेट 2 है उसका ये है जो मैंने इधर यहाँ पर शो किया हुआ है। ये बेसिकली कीबोर्ड के जो स्कैन कोड्स हैं उसका सेट 2 है, ये स्कैन का कोड सेट 2 है। इसी तरह यहाँ पे एक सेट 3 भी है। अब जो ज़्यादातर कीबोर्ड्स हैं, जो 2-3 को कीबोर्ड को मैंने भी टेस्ट किया है, तो ज़्यादातर जो कीबोर्ड हैं उनमें हमारा ये कोड फॉलो होता है, स्कैन कोड 2 सेट नंबर 2। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ये वाला कीबोर्ड इसके स्क्रीन कोड्स को शो किया। तो हम ये अब ये क्वाइट पॉसिबल है कि जो आपके पास कीबोर्ड हो, जब आप उसको टेस्ट करें तो जब आप उसके ऊपर कोई बटन प्रेस करें तो अगर उसका सेट 2 है तो वो इन कोड्स के अकॉर्डिंग ही आउटपुट पे अपना डाटा जनरेट करेगा।
लेकिन अगर उसका स्कैन कोड सेट नंबर कोई 1 है या 3 है तो उसके कोड्स डिफरेंट होंगे। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम जो अज्यूम करेंगे कि हमारे पास जो कीबोर्ड है वो सेट 2 के स्कैन कोड्स जो को जनरेट करेगा जब उसके ऊपर कोई बटन प्रेस किया जाएगा। और मोस्टली जिस तरह मैंने बताया, ज़्यादातर कीबोर्ड्स जो मॉडर्न कीबोर्ड्स हैं वो इसी सेट को फॉलो करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी तरफ। ये ब्रेक कोड क्या है, पहले मैंने एक्सप्लेन किया। ये जो सारे ऊपर लिखे हुए हैं कोड्स हर बटन के ऊपर, ये इसका स्कैन कोड है, या इसको मेक कोड कहते हैं। अब जब आपने कीबोर्ड से ऊपर कोई बटन प्रेस किया तो उससे कोड जनरेट होता है जो जिसको उसका मेक कोड कहते हैं या उसका स्कैन कोड कहते हैं। फर्स्ट करें, आपने ए का बटन प्रेस किया तो उसका जो मेक कोड होगा वो 1C होगा। अब जब तक आपने ए का बटन प्रेस किए रखा तो कीबोर्ड ये 1C का कोड जनरेट करता रहेगा। जैसे ही आपने उस बटन को रिलीज़ किया, फर्स्ट करें आपने ए का बटन प्रेस किया हुआ था तो उससे कोड जनरेट हुआ 1C। जैसे ही जब तक आपने उस बटन को प्रेस किए रखा, ये 1C, फर्स्ट करें ए प्रेस किया हुआ था तो 1C जनरेट हो रहा है, वो कॉन्टीन्यूसली ये 1C का कोड सेंड करता रहेगा। जैसे ही आप इस बटन को रिलीज़ करेंगे तो अब रिलीज़ करने पे ब्रेक कोड जनरेट होता है। ब्रेक कोड नॉर्मली क्या होता है कि जो उसी बटन का मेक कोड है उसके साथ F0 लगा दिया जाता है। तो अब जब वो बटन रिलीज़ होगा तो कीबोर्ड एक्चुअली पहले 1C जनरेट करेगा, उसके बाद F0 को वो जनरेट कर देगा। तो इसी तरह फर्ज करें आपने कीबोर्ड के ऊपर बटन B प्रेस किया था, तो जब तक आपने प्रेस किए रखा इसका मेक कोड 32 जनरेट हुआ, और जैसे ही आपने B को रिलीज़ किया तो रिलीज़ करने के साथ पहले F0 आएगा, फिर उसके बाद यही मेक कोड दोबारा आ जाएगा। इस F0 और इस 32 को हम इस B का ब्रेक कोड कहेंगे। तो अगर मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करूं, फर्ज करें आपने ए बटन प्रेस किया था ए, तो कीबोर्ड अपनी आउटपुट पे 1C जनरेट करेगा। आपने अभी तक बटन प्रेस किया हुआ है तो फिर 1C आएगा, फिर 1C आएगा जब तक बटन प्रेस किया हुआ है। तो जब तक आपने बटन प्रेस किए रखा यही 1C का कोड जनरेट होता रहा। जैसे ही आपने बटन को रिलीज़ किया तो इसको हम 1C को इस ए का मेक कोड कहेंगे या स्कैन कोड। जैसे ही आपने इस ए को रिलीज़ किया तो पहले F0 आएगा, उसके बाद 1C आएगा। तो इस F0 और 1C को हम इस ए का ब्रेक कोड कहेंगे। तो ये हमारे पास जो कीबोर्ड स्कैन कोड सेट नंबर 2 है, ये आप देख सकते हैं कि हर की का जो मेक कोड है वो भी लिखा हुआ है और ब्रेक कोड है वो भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऐसी कीज़ इनका मेक कोड 1 बाइट का है, ये वाला ये सारे 1 बाइट का कोड है। उनके जो ब्रेक कोड हैं जस्ट उनमें स्टार्ट में सिर्फ F0 आ रहा है। तो हमारे पास स्टार्ट में F0 आ रहा है, मेक कोड के साथ ही अगर आप F0 की एडिशन कर दें तो वही उसका ब्रेक कोड बन जाता है। अब कुछ ऐसे बटन्स हैं जिनका हमने देखा था कि यहाँ पे 2 बाइट का मेक कोड है। तो फर्स्ट करें, अगर आप ये डाउनवर्ड एरो की प्रेस करेंगे तो उसका मेक कोड E072 ये आएगा। अब जब आप इसको जब तक इसको प्रेस किए रखा E072 का कोड आता रहेगा। जैसे ही आपने इसको रिलीज़ किया, रिलीज़ करने पे अब ये देखें, रिलीज़ करने पे जो डाउनवर्ड एरो की थी ये उसका कोड है। जब तक आपने उसको प्रेस किए रखा तो E072 मेक कोड जनरेट होता रहा। जैसे ही अब आप उसको रिलीज़ करेंगे तो रिलीज़ करने पे पहले E0 आएगा, फिर F0 आएगा जो एक स्टैंडर्ड आप कह लें ब्रेक कोड है, और उसके बाद 72 आएगा। तो उसका ये फॉर्मेट है। इस तरह आप देख सकते हैं ये इंसर्ट है, उसका मेक कोड है E070। जब उसको रिलीज़ करेंगे तो E0, F0 और 70 आएगा। तो आज के ट्यूटोरियल का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हम कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करें तो जो भी उसका मेक कोड है या ब्रेक कोड है, जब तक हम उस बटन को प्रेस किए रखें तो उसका मेक कोड 7 सेगमेंट के ऊपर आ रहा हो।
फर्ज करें अगर मैं ए का बटन प्रेस करूँ तो उसका मेक कोड आए 1C, और जैसे ही मैं ए को रिलीज़ करूँ तो 7 सेगमेंट्स के ऊपर F0 और 1C आए। इस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं बी को प्रेस करूँ तो कीबोर्ड हमारा FPGA के साथ इंटरफेस हो रहा होगा, तो जब तक मैं बी को प्रेस किए रखूँ तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे 32 आना चाहिए, और जैसे ही मैं बी को रिलीज़ कर दूँ 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे F0 और 32 डिस्प्ले में आना चाहिए। तो आज के ट्यूटोरियल का अभी इसका जो है ये ऑब्जेक्टिव है। ओके जी, तो अब हम देखते हैं कि अब मैंने आपको बताया है कि जब भी आप ये जो कीबोर्ड है या माउस है या पर्टिकुलरली इस ट्यूटोरियल में कीबोर्ड, जब आप उससे कोई बटन प्रेस करते हैं तो बटन प्रेस करने पर मेक कोड जनरेट होता है और बटन रिलीज़ करने पर ब्रेक कोड आता है। अब ये किस तरह आता है? ये इस तरह नहीं है कि आपने बटन प्रेस किया ए और 1C को अगर आप बिट्स में देखें तो ये 8 बिट का डाटा है। ये इस तरह नहीं है कि 8 बिट का इकट्ठा डाटा हमारे पास रिसीव हो गया। ये इस तरह नहीं है कि आपने कोई बटन फर्स्ट करें ए प्रेस किया और ये 1C उसका मेक कोड है, तो हमारे पास FPGA बोर्ड के अंदर ये 8 बिट का डाटा इकट्ठा 1C आ गया। ये इस तरह नहीं ट्रांसफ़र होता। इस 1C को ट्रांसफ़र करने के लिए या CPU में सेंड करने के लिए जिसके साथ भी FPGA बोर्ड के साथ या CPU के साथ जिसके साथ भी कीबोर्ड इंटरफेस है, इस 1C को सेंड करने के लिए ये कीबोर्ड 8 बिट का डाटा इकट्ठा उसको ट्रांसफ़र नहीं करता। कीबोर्ड के अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, वो इस 1C को सीरियल फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है। ये देखें, तो जैसे ही आपने कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस किया तो उस बटन के प्रेस करने के नतीजे में जो CPU है वो 2 सिग्नल जनरेट करता है, जो कीबोर्ड है वो 2 सिग्नल्स को जनरेट करता है अपने आउटपुट के ऊपर। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आपने कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस किया तो कीबोर्ड के अंदर जो उसका माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है जो बटन के प्रेस होने को डिटेक्ट करता है, उसको डिटेक्ट करने के साथ ही वो ये 2 सिग्नल्स जनरेट करता है। एक सिग्नल का नाम उसके आउटपुट पे वो है PS2 क्लॉक और एक सिग्नल का नाम है PS2 डाटा। अब फ़र्ज़ करें अगर आपने जो कैपिटल ए का बटन ट्रांसफ़र किया, तो जैसे ही आपने कैपिटल ए का बटन प्रेस किया तो बटन के प्रेस होने से पहले ये PS2 डाटा ये भी लॉजिक 1 पे हाई होगा, और ये भी जो PS2 क्लॉक है ये भी लॉजिक 1 पे हाई सिग्नल बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों पे आ रहा होगा। जैसे ही आपने बटन को प्रेस किया, बटन को प्रेस होने के साथ ही ये PS2 क्लॉक ये जनरेट होती है ऑटोमेटिकली, और जो PS2 डाटा है पहले वो हाई पे था वो ऑटोमेटिकली 0 पे रह जाता है एक क्लॉक साइकिल के लिए। PS2 डाटा पे 0 स्टार्ट बिट आती है, उसको वो 0 वैल्यू पे आती है। उसके बाद वो जो डाटा है उसकी बिट 0 आएगी, फिर उस डाटा की बिट 1 आएगी, फिर बिट 2 आएगी, फिर बिट 3, 4, 5, 6 एंड 7, और उसके बाद जो कीबोर्ड है वो पैरिटी बिट को सेंड करेगा और उसके बाद स्टॉप बिट को सेंड करेगा। ये स्टार्ट बिट ये लॉजिक 0 पे होती है और जो स्टॉप बिट है वो लॉजिक 1 पे होती है, और फिर कीबोर्ड ये इस PS2 डाटा को लॉजिक 1 हाई पे कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट, और इस क्लॉक सिग्नल भी आना बंद हो जाएगा और ये भी लॉजिक 1 पे हो जाएगा। फिर यूज़र ने कोई नया बटन प्रेस किया, फिर दोबारा इसी तरह पहले स्टार्ट बिट आएगी, फिर उस बटन की 8 बिट्स आएंगी, पहले बिट 0 ट्रांसफ़र होगी, फिर बिट 1 ट्रांसफ़र होगी, फिर बिट 2 ट्रांसफ़र होगी एंड सो ऑन, फिर पैरिटी बिट होगी, फिर स्टॉप बिट, फिर हमारे पास ये वाला दोनों लॉजिक क्लॉक और डाटा का सिग्नल लॉजिक 1 पे चले जाएंगे। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूं, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये था, आपने कीबोर्ड से बटन प्रेस किया कैपिटल ए, तो हमें पता है कि कैपिटल ए का जो स्कैन कोड है वो है 1C, या ए का बटन प्रेस किया तो उसका स्कैन कोड है 1C। तो ये डाटा 1C का कैसे ट्रांसफ़र होगा?
तो बटन के प्रेस करने से पहले हमारा क्लॉक सिग्नल भी हाई होगा और डाटा सिग्नल भी हाई होगा। जैसे ही बटन ए आपने प्रेस किया तो अब कीबोर्ड ने 1C सेंड करना है। तो 1C को अगर आप देखें 8 बिट में लिखें तो ये कोड बनता है। 1 का कोड 4 बिट में 000001 और C का कोड बनता है 111100। तो बटन के प्रेस करने से पहले क्लॉक सिग्नल भी हाई होगा परमानेंट और डाटा सिग्नल भी हाई होगा। अब क्योंकि बटन का प्रेस होना कीबोर्ड के जो इंटरनल माइक्रो कंट्रोलर है उसने डिटेक्ट कर लिया, वो क्या करेगा, इस पहले 0 ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, सीरियल। अब ये आप कह लें कि वन पिन है, एक सिंगल बिट का डाटा है, ये भी 1 बिट है, एक ही पिन है। अब ये टोटल 2 पिन्स आप कह सकते हैं, टू बिट का डाटा इकट्ठे ट्रांसफ़र हो रहा है, एक क्लॉक सिग्नल जा रहा है और एक डाटा। तो माइक्रो कंट्रोलर सबसे पहले इस 1C को ट्रांसफ़र करने के लिए 0 सेंड करेगा। अब 0 आगे FPGA बोर्ड को या CPU को, जिसके साथ भी कीबोर्ड इंटरफेस हुआ है, उसको जैसे ही 0 रिसीव होगा तो उसको पता चल जाएगा कि कीबोर्ड के ऊपर बटन प्रेस डिटेक्ट हुआ है और ये क्योंकि उसके पास 0 आ गया। 0 आने का ऑटोमेटिकली मीनिंग उसके लिए ये होगा कि हमारे कीबोर्ड के ऊपर कोई बटन प्रेस हुआ है। अब 0 जब वो फर्स्ट 0 डिटेक्ट कर लेगा कीबोर्ड, FPGA बोर्ड या CPU, तो उसको पता चल जाएगा कि अब जो नेक्स्ट मेरे पास 8 बिट्स आएंगी एक्चुअली वो उस बटन का स्कैन कोड होगा। तो अब CPU क्या करेगा, क्लॉक के, अब ये जो इसने स्टार्ट बिट को ट्रांसफ़र किया एक क्लॉक के फर्स्ट नेगेटिव एज पे था। क्लॉक का जब PS2 क्लॉक का जब अगला नेगेटिव एज जाएगा तो अब ये इस 0 को ट्रांसफ़र करेगा। फिर जब उससे अगला नेगेटिव एज जाएगा वो इस 0 को ट्रांसफ़र कर देगा, इस दूसरी 0 को। फिर जब उससे अगला नेगेटिव एज जाएगा तो इस 0 को ट्रांसफ़र कर देगा। फिर जब उससे अगला नेगेटिव एज जाएगा इस 1 को ट्रांसफ़र कर देगा। फिर जब क्लॉक का अगला नेगेटिव एज जाएगा तो ये 1, इस तरह यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पर 0। तो अब हमारा ये इस तरह जो एक एक बिट करके जो स्कैन कोड है वो अब CPU के पास चला गया। अब जब 8 बिट का डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो उसके बाद ये एक एडिशनल बिट यहाँ पे आएगी, इसको पैरिटी बिट कहते हैं। इसको मैं P लिख रहा हूँ कि ये 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। उसके बाद जब पैरिटी बिट भी CPU को सेंड हो जाएगी या FPGA बोर्ड को सेंड हो जाएगी, उसके बाद एक और ये सिग्नल आएगा स्टॉप बिट का और ये भी परमानेंट 1 होगा। तो इस तरह अब और ये स्टॉप बिट या ये 1 ट्रांसफ़र करने के बाद ये जो डाटा है और क्लॉक है ये दोनों फिर अपनी लॉजिक 1 पे चले जाएंगे। अब इनके अंदर जो वेरिएशंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अब जब ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट लॉजिक 1 पे चले जाएंगे तो CPU को पता चल जाएगा कि जो भी डाटा आना था वो अब आ चुका है। तो अब CPU को पता है कि अगर आप टोटल काउंट करें तो ये टोटल 11 बिट्स बनती हैं, B0 से B7 तक ये 8 बिट्स हैं, एक स्टार्ट बिट है, एक पैरिटी बिट है और एक स्टॉप बिट है। तो 8 बिट्स ये और 3 बिट्स ये, टोटल 11 बिट्स हैं। टोटल हमारे पास 11 बिट्स आ रहे हैं। जब आपने कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस किया तो उसका जब स्कैन कोड जनरेट हुआ, उस स्कैन कोड को CPU तक पहुंचाने के लिए जो कीबोर्ड है वो 11 बिट का डाटा सीरियल फॉर्म में एक एक बिट करके सेंड करता है। अब CPU के अब ये आगे या FPGA बोर्ड के आगे इंटरनल प्रोसेसिंग है, तो उसको पता है कि जब मेरे पास 11 बिट्स रिसीव होंगी तो उसमें से जो फर्स्ट बिट होगी वो स्टार्ट बिट होगी और ये लास्ट 2 बिट्स पैरिटी या स्टॉप की होंगी। जो एक्चुअल जो स्कैन कोड होगा वो आप कह लें कि बिट, इसको अगर मैं बिट पोजीशन 0 कह लूँ तो बिट पोजीशन 1 से लेकर बिट पोजीशन 8 तक जो मेरे पास एक्चुअल है वो उसकी का जो प्रेस हुई थी उसका स्कैन कोड है। तो CPU को इस तरह ये स्कैन कोड मिल जाता है। अब अगर फ़र्ज़ करें यूज़र ने कोई दूसरा बटन प्रेस कर दिया तो यहाँ से फ़र्ज़ कर लेते हैं जी ये B, तो B को प्रेस करता है अगर यूज़र B, तो उसका जो स्कैन कोड है वो है 32 हेक्सा। तो अगर आप इसको लिखें 0011 ये 0010। अब जब नया बटन प्रेस हुआ तो इसी तरह पहले स्टार्ट बिट जो बाय डिफ़ॉल्ट 0 है वो ट्रांसफ़र होगी,
जैसे ही स्टार्ट बिट उसको CPU को मिलेगी उसको पता चल जाएगा कि जो कोई बटन कीबोर्ड के ऊपर प्रेस किया गया। अब स्टार्ट बिट को रिसीव करने के बाद उसको पता है कि नेक्स्ट 8 बिट्स जो आएंगी वो उस बटन का स्कैन कोड होगा, और 8 बिट रिसीव करने के बाद उससे अगली बिट आएगी वो पैरिटी बिट होगी, और उससे अगली बिट वो स्टॉप बिट की होगी। तो आप कह सकते हैं अब ये जो कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है कि 8 बिट के डाटा को ट्रांसफ़र करना और यूजिंग PS2 क्लॉक और PS2 डाटा, इसको हम कहते हैं PS2 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। जो हमारा कीबोर्ड है और जो हमारा माउस है वो इस प्रिंसिपल के तहत अपना डाटा CPU को ट्रांसफ़र करते हैं। अब CPU का काम है कि वो इस PS2 क्लॉक को डिटेक्ट करे और PS2 डाटा को रिसीव करे, ये दोनों सिग्नल्स को रिसीव करे और इनको प्रोसेस करके वो ये डिफ़ाइन करे कि स्कैन कोड क्या है। फिर स्कैन कोड को यूज़ करते हुए वो उस बटन का ASCII कोड भी अपने अंदर वो डिफ़ाइन कर सकता है। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें नोट करने वाली हैं। ये एरोहेड्स लगे हुए हैं कि जब PS2 क्लॉक का नेगेटिव एज जाएगा तब जो CPU है वो PS2 डाटा के ऊपर जो भी डाटा आ रहा होगा उसको रीड करेगा। फर्स्ट करें फर्स्ट नेगेटिव एज आया तो उस टाइम पर PS2 डाटा पे स्टार्ट बिट थी तो वो 0 उसको मिल गया। अब जब अगला नेगेटिव एज जाएगा तब CPU PS2 डाटा को रीड करेगा या उससे सिग्नल उठाएगा। फिर जब यहाँ पे अगला नेगेटिव एज जाएगा तब CPU PS2 पे जो भी डाटा आ रहा है उसको रीड करेगा। तो CPU हमेशा PS2 डाटा से कब डाटा रीड करेगा, जब PS2 क्लॉक के ऊपर नेगेटिव एज जा रहा होगा। तो अब ये बात आपने याद रखनी है। CPU या जो भी डिवाइस FPG कह लें हमारे केस में, जो इस PS2 क्लॉक और PS2 डाटा को जो रिसीव कर रही है वो क्या करेगी, विल रीड PS2 डाटा सिग्नल ओनली एट नेगेटिव एज ऑफ PS2 क्लॉक। तो ये PS2 कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है कि एक तो जब भी कोई बटन प्रेस होगा तो उस बटन का जो स्कैन कोड है वो 8 बिट का कोड है या 1 बाइट का, 8 बिट या 1 बाइट का कोड है। तो इस 8 बिट या 1 बाइट को कोड को ट्रांसफ़र करने के लिए PS2 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में 11 बिट्स ट्रांसफ़र होती हैं। इन 11 बिट्स के अंदर जो फर्स्ट बिट है उसको हम स्टार्ट बिट कहते हैं, उससे अगली 8 बिट्स हमारी डाटा बिट्स होती हैं जो स्कैन कोड को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, और उससे अगली जो पैरिटी बिट है और स्टॉप बिट है। ये टोटल 11 बिट्स का डाटा ट्रांसफ़र होता है। और नॉर्मली जब डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता उस टाइम पे ये PS2 क्लॉक का सिग्नल भी हाई होता है और PS2 डाटा का सिग्नल भी हाई होता है। और जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है तो पहले PS2 के ऊपर क्लॉक के ऊपर नेगेटिव एज जाता है या ये लो पे जाता है, और इधर से PS2 डाटा भी लो पे जाता है। तो जब PS2 डाटा जब जैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट दोनों की हाई वैल्यूज़ होती हैं, जैसे ही PS2 डाटा 0 पे जाता है या इधर से PS2 क्लॉक के ऊपर नेगेटिव एज जाता है, CPU या FPG को पता चल जाता है कि अब कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी, अब उसके पास कोई डाटा आने वाला है। और इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें जब यूज़र बटन को रिलीज़ करेगा तो फ़र्ज़ करें A प्रेस किया हुआ था, उसका कोड था मेक कोड 1C। अब उसने रिलीज़ किया तो अब कोड है F01C। तो इसी तरह पहले F0 ट्रांसफ़र होगा 11 बिट्स की फॉर्म में, फिर 1C ट्रांसफ़र होगा 11 बिट्स की फॉर्म में। तो जो भी डाटा PS2 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए ट्रांसफ़र होगा 8 बिट का डाटा वो 11 बिट्स में होगा। पहले उसमें एक स्टार्ट बिट ऐड होगी, 8 बिट्स का डाटा वो इटसेल्फ होगा, आगे एक पैरिटी बिट और एक स्टॉप बिट। और नॉर्मली ये PS2 क्लॉक भी लॉजिक हाई पे होता है और PS2 डाटा भी लॉजिक हाई पे होता है। ओके, अगर मैं अब इसकी समरी आपको बताऊं तो जो PS2 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है ये
आप कह लें कि ये डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं यूजिंग ओनली टू सिग्नल्स। एक सिग्नल है PS2 क्लॉक और एक सिग्नल है PS2 डाटा। और इसके बाद ये अगर आपने 1 बाइट या 8 बिट का डाटा ट्रांसफ़र करना है तो ये टोटल 11 बिट्स में होता है। एक स्टार्ट बिट ऐड होती है, एक पैरिटी बिट और एक स्टॉप बिट। और जो आगे जिस डिवाइस के साथ भी ये कीबोर्ड कनेक्टेड होगा, जो कि PS2 क्लॉक और PS2 डाटा सिग्नल रिसीव कर रहे होंगे कीबोर्ड से USB केबल के ज़रिए, तो उस डिवाइस के अंदर क्या होना चाहिए, क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए कि वो डिवाइस जब भी PS2 क्लॉक के ऊपर नेगेटिव एज जाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि PS2 डाटा के ऊपर डाटा CPU या FPG सिर्फ उस टाइम वहाँ से रीड करेगा या उठाएगा जब PS2 क्लॉक के ऊपर नेगेटिव एज जाएगा। ओके, तो अब आपको PS2 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की समझ आ गई। तो अब नेक्स्ट काम यह है कि हमने FPG बोर्ड के अंदर एक ऐसा वेरिलॉग कोड के ज़रिए सर्किट डिज़ाइन करना है या इम्प्लीमेंट करना है, डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन करना है जो कि PS2 क्लॉक को एज ए इनपुट रिसीव करे और PS2 डाटा को भी एज ए इनपुट रिसीव करे, और इस PS2 क्लॉक और PS2 डाटा को यूज़ करते हुए ये जो 8 बिट का डाटा है उससे रिसीव करे। मतलब हमें आप कह लें कि अब हमारा FPG बोर्ड में, क्योंकि FPG बोर्ड हमारा कनेक्टेड होगा कीबोर्ड के साथ, तो कीबोर्ड हमें सिग्नल दे रहा होगा PS2 क्लॉक और PS2 डाटा। अब ये डाटा हमें पता है कि 11 बिट्स का डाटा आएगा, 11 क्लॉक पल्सेस आएंगी PS2 के ऊपर और 11 बिट का डाटा आएगा। अब हमारे सर्किट का काम ही होना चाहिए कि वो 11 बिट का डाटा रिसीव करे, हर नेगेटिव एज के ऊपर PS2 डाटा को रीड करे, और जब 11 बिट्स रिसीव हो जाएं तो उन 11 बिट्स में से अगर आप इसकी इंडेक्सिंग करें तो ये इंडेक्स 0 है, मैं इसको लिखूँ इंडेक्स, तो स्टार्ट बिट का इंडेक्स 0 बनेगा, ये इंडेक्स 1 बनेगा, ये इंडेक्स 2 बनेगा, सो ऑन, ये 8, 9 और 10। तो अब हमारे CPU या हमारा जो FPG बोर्ड के अंदर सिस्टम होगा वो उसको क्या काम करना चाहिए, वो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो 11 बिट्स को रिसीव करे और अज्यूम करें कि उसको किसी रजिस्टर के अंदर सेव कर ले, 11 बिट का एक रजिस्टर डिफाइन कर लें और ये सारी की सारी बिट्स वो एक रजिस्टर के अंदर सेव करता रहे, और जब भी क्लॉक का PS2 क्लॉक के ऊपर नेगेटिव एज जाए वो PS2 डाटा को रीड करे और ये एक रजिस्टर के अंदर सेव कर दे। जैसे ही 11 बिट्स रिसीव हो जाएं तो हमें पता है कि बिट उस रजिस्टर की जो ये 11 बिट का डाटा सेव कर रहा है, इंडेक्स 1 से लेकर इंडेक्स 8 तक हमारा जो रिक्वायर्ड डाटा है स्कैन कोड वो यहाँ पे मिलेगा, इंडेक्स 1 से लेकर इंडेक्स 8 पर। बाकी स्टार्ट बिट और पैरिटी बिट और स्टॉप बिट ये जस्ट इस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का हिस्सा है, इसको हमारे स्कैन कोड में इसका कोई कंसर्न नहीं है, हम इनको इग्नोर कर सकते हैं। तो जब हमारे पास 11 बिट का डाटा रिसीव हो जाए तो उसमें से हम स्टार्ट बिट को भी इग्नोर कर सकते हैं, पैरिटी को भी इग्नोर कर सकते हैं, स्टॉप बिट को भी इग्नोर कर सकते हैं। तो बाकी जो डाटा बच जाएगा वो हमारा एक्चुअली स्कैन कोड होगा। ओके जी, तो अब आगे हम देखते हैं, ये हमें पता चल गया PS2 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ये कैसे काम करता है। तो ये जस्ट दो सिग्नल्स PS2 क्लॉक और PS2 डाटा की मदद से कोई भी मेक कोड है या ब्रेक कोड है उसको CPU में या FPG बोर्ड में ट्रांसफ़र करता है। अब हम अपने मॉडल की तरफ आते हैं। अगर हमारा ब्लॉक डायग्राम मॉडल अगर हम देखें तो वो ये होगा, टॉप लेवल सबसे जो बेसिक स्केच है कि हमारा कीबोर्ड होगा, USB केबल के ज़रिए हम उसको FPG बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो कीबोर्ड हमारा USB केबल के ज़रिए FPG बोर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब जब ये इस कीबोर्ड के ऊपर हम कोई बटन प्रेस करेंगे तो इसकी आउटपुट पे यहाँ पर ये PS2 क्लॉक का डाटा आ रहा होगा या सिग्नल आ रहा होगा और PS2 डाटा सिग्नल आ रहा होगा। ये दो सिग्नल्स यहाँ पर आ रहे होंगे, USB केबल से होते हुए ये FPG बोर्ड में जा रहे होंगे। तो अगर आप जो अब सिस्टम के लिहाज से बात करें, जो हम डिज़ाइन करने लगे हैं, तो एक तो हमारा रीसेट होगा और एक हमारी 100 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक होगी जनरल सिस्टम में जो होती है सीक्वेंशियल सर्किट्स में। अब और दूसरा ये कीबोर्ड से जो एक PS2 क्लॉक का सिग्नल आ रहा है और PS2 डाटा का सिग्नल आ रहा है, और हमारा जो सिस्टम है डिजिटल सिस्टम
वो इन दो सिग्नल्स को रिसीव करे और रिसीव करने के बाद उनको 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर शो कर दे, स्कैन कोड या उसका मेक कोड या ब्रेक कोड। और 7 सेगमेंट को आपको पता है कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सेग ए टू जी होना चाहिए, एन एनोड कंट्रोल सिग्नल्स, और ये डीपी एक सिग्नल है। इसको बेसिकली आप ये कह लें कि ये हमारे आउटपुट सिग्नल्स होने चाहिए, और ये आउटपुट सिग्नल्स आपको पता है ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए ये हमें जनरेट करवाने पड़ेंगे। तो अगर आप अब इस सिस्टम की ज़रा फर्दर डेप्थ में जाएं या डिटेल ब्लॉक डायग्राम इसकी देखें तो वो हमारे पास इस तरह का सिस्टम होगा। ये सबसे पहले हमारे पास क्लॉक, और ये क्लॉक 100 मेगाहर्ट्ज़ और ये सेट, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट्स हैं। तो अब हमारे पास सबसे पहला जो ब्लॉक होगा वो PS2 रिसीवर होगा जो हमने डिज़ाइन करना है। वो PS2 क्लॉक और PS2 डाटा को इनपुट लेगा, और इनपुट लेने के बाद ये 8 बिट का एक कोड हमें देना उस इस सिस्टम को। ये PS2 रिसीवर ये ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो PS2 क्लॉक और PS2 डाटा इनपुट ले, और उसमें बेसिकली ये सारा 11 बिट्स को रिसीव करे, और 11 बिट्स रिसीव करने के बाद उन 11 बिट्स में से जो हमारी रिक्वायर्ड 8 बिट्स हैं वो हमें दे दे, और हमें बेसिकली की कोड आउटपुट पे 8 बिट का दे दे। सीरियल डाटा रिसीव करे PS2 क्लॉक और PS2 डाटा से, और हमें 8 बिट का कोड दे दे। और ये साथ मैंने इस ब्लॉक की एक आउटपुट रखी है फ्लैग बेसिकली ये होगा कि जब जैसे ही 8 बिट का डाटा रिसीव होगा तो हमारे पास ये फ्लैग 1 हो जाएगा। तो फ्लैग के 1 होने का मतलब ये होगा कि हमारे पास यहाँ पर 8 बिट का डाटा रिसीव हो चुका है। जब तक अभी डाटा रिसीव हो रहा है, फर्स्ट करें फर्स्ट बिट आई, फिर सेकंड बिट आई, फिर थर्ड बिट आई, तब तक फ्लैग 0 रहेगा। जैसे ही 8 बिट का डाटा मुकम्मल रिसीव हो गया तब फ्लैग को 1 हो जाना चाहिए, और फिर जस्ट थोड़ी एक क्लॉक साइकिल के लिए फ्लैग 1 रहे, उसके बाद ये 0 हो जाए। तो फ्लैग तब 1 होगा जब हमारे पास 8 बिट का डाटा यहाँ पे कंप्लीट रिसीव हो चुका होगा। तो ये बेसिकली जो PS2 रिसीवर का ब्लॉक है ये इन दोनों सिग्नल्स को प्रोसेस करेगा, और इनसे हमें बेसिकली ये B0 से लेकर B7 तक का जो डाटा है या स्कैन कोड है वो यहाँ पे दे देगा। अब ये तो जस्ट एक आप कह लेना कि एक हमारे पास स्कैन कोड आ गया। हम उसको एक को भी अगर डिस्प्ले करवाना चाहें तो हम डायरेक्ट उसको 7 सेगमेंट पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 4 इस तरह के सिग्नल्स को रिसीव कर रहा हूँ कि फर्स्ट स्कैन सिग्नल रिसीव किया, फिर सेकंड स्कैन कोड रिसीव किया, फिर थर्ड स्कैन कोड, फिर फोर्थ स्कैन कोड, ताकि हम उन चारों कोड्स को इकट्ठा 7 सेगमेंट के ऊपर डिस्प्ले करवा सकें। तो ये आगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले का कंट्रोलर है। ये PS2 रिसीवर ब्लॉक हमें ये स्कैन कोड दे रहा है। आगे हमने यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाएंगे कि हम 4 स्कैन कोड या मेक कोड या ब्रेक कोड या 4 बाइट का डाटा यहाँ पे इकट्ठा करेंगे, उन 4 बाइट्स को आगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले पर सेंड कर देंगे। अब इससे पहले कि मैं इससे आगे डिटेल पे जाऊँ, यहाँ पर एक नया ब्लॉक आ रहा है 7 सेगमेंट डिस्प्ले कंट्रोलर। तो ये ब्लॉक एग्जैक्टली जो ये हमने ट्यूटोरियल 3 के अंदर ये ब्लॉक डिज़ाइन किया था मल्टीप्लेक्स 7 सेगमेंट, ये उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। इस ब्लॉक की वर्किंग आपको पता है कि ये काम क्या करता था कि यहाँ पे जो भी 32 बिट हम BCD उसको इनपुट देते थे वो यहाँ पे 7 सेगमेंट्स के ऊपर उसको डिस्प्ले करवा देता था। ये इसका मेन फंक्शन था। लेकिन इस ब्लॉक में 1-2 शॉर्ट कमिंग्स थी कि इसमें थोड़ी कमियां थी। कमियां ये थी कि ये सिस्टम हमने जस्ट BCD नंबर्स को डिस्प्ले करवाने के लिए शो किया था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो स्कैन कोड्स हैं इनमें X नंबर भी आ रहे हैं, हेक्साडेसिमल F0 1C, ये F0, ये 2B। तो अगर हम ये डायरेक्ट ये वाला मल्टीप्लेक्स 7 सेगमेंट वाला ही ब्लॉक यहाँ पे लगा देते तो फिर हमारे जो हेक्साडेसिमल नंबर जब आते तो उन पे ये हमारा ये वाला ब्लॉक हमें पता है वो आउटपुट पे 7 सेगमेंट्स को ऑफ कर देता। जो नंबर 0 से 9 तक तो आते तो वो तो डिस्प्ले में आ जाते, लेकिन इसकी हमने डिज़ाइन इस तरह किया हुआ था कि ये A से लेकर F तक जब इनपुट पे इस पे डाटा देंगे तो ये 7 सेगमेंट ऑफ हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मसला था कि ये हेक्साडेसिमल नंबर्स को डिस्प्ले नहीं करवा सकता। तो इस ब्लॉक को थोड़ा सा मैंने अपग्रेड किया
और अपग्रेड करा के ये वाला सिस्टम मैंने, ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले कंट्रोलर है ये उसकी ब्लॉक डायग्राम है। और एक नया आप कह लेंगे उसी मल्टीप्लेक्स 7 सेगमेंट को थोड़ा सा अपडेट किया और ये नया एक ब्लॉक बनाया और इसका नाम रखा है 7 सेगमेंट्स डिस्प्ले कंट्रोलर। अब इसमें अगर आप देखें तो और इसके साथ कंपैरिजन करें तो रीसेट, ये क्लॉक और BCD इन और सेग A to G और AN, ये सिग्नल्स तो इधर भी वही हैं कि ये BCD की जगह मैंने बाइनरी लिख दिया, रीसेट क्लॉक भी वही है, AN और सेग भी वही है। अब यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा इनपुट्स आ रही हैं, ये सेग ऑन ऑफ और DP ऑन ऑफ, और एक एक्स्ट्रा आउटपुट आ रही है DP। तो ये सेग ऑन ऑफ क्या कर रहा है कि ये हमारे पास 8 बिट की इनपुट है, ये बेसिकली मैंने कंट्रोल इनपुट दी है कि अगर आपके पास क्योंकि 8-7 सेगमेंट्स हैं, आप उनमें से किसी को भी अपनी मर्ज़ी से ऑन कर सकें और किसी को भी अपनी मर्ज़ी से ऑफ़ कर सकें, तो वो हम यहाँ पे इसके ज़रिए कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें क्योंकि ये 8 बिट का कोड है, तो अब अगर मैं इसको ले चलूँ, अब अगर मैं इसको ज़रा पेंट में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, तो आपको पता है कि हमारे FPGA बोर्ड पे सेगमेंट 7 से लेकर सेगमेंट 0 तक हैं। 8 हमारे पास 7 सेगमेंट्स हैं। तो S7 अगर मैं लिख लूँ, फिर S6 है, फिर S5, S4, S1 और S0। अब फर्ज करें ये अभी इस इनपुट का फंक्शन बताने लगा। अब अगर आपने सेगमेंट ऑन ऑफ इस इनपुट पे ये डाटा दे दिया, सेट कर दिया, अगर आपने इस इनपुट पे ये अप्लाई कर दिया तो इससे ये होगा जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा है वो वाले सेगमेंट्स ऑफ हो जाएंगे। तो बेसिकली जो मेरा सेगमेंट 0 पे 1 है, सेगमेंट 1 पे 1 है, तो ये सेगमेंट मेरा ऑफ होगा, ये सेगमेंट मेरा ऑफ हो जाएगा। सेगमेंट 2 और 3 पे मेरा जो भी यहाँ पे डाटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्ले में, और इस तरह सेगमेंट 4 और 5 पे भी डाटा आ जाएगा, और सेगमेंट 6 और 7 मेरा ऑफ हो जाएगा। तो बेसिकली इस इनपुट का ये काम है कि जिस 8 और 7 सेगमेंट्स में से जिसको आप ऑन रखना चाह रहे हैं उस पर 0 सेंड कर दें, और जिसको ऑफ रखना चाह रहे हैं उस पर 1 सेंड कर दें। तो ये बेसिकली सेगमेंट्स को ऑन ऑफ करने के लिए एक 8 बिट की कंट्रोल दी है। उसके बाद ये जो हमारे पास DP ऑन ऑफ है, आपको पता है कि हर 7 सेगमेंट पे एक DP, एक छोटा सा पॉइंट लगा होता है। पहले हमने जब ये सिस्टम डिज़ाइन किया था उसमें उस DP को कंसीडर नहीं किया था, तो अब DP का भी एक दे दिया। अब S0 7 सेगमेंट है या सेगमेंट 0 है, उस पर भी DP पॉइंट लगा है, S1 पे भी DP लगा हुआ है, डॉट छोटा सा, अगर मैं आपको दिखाऊं, चलिए उसको मैं, तो ये हर 7 सेगमेंट पे ये साइड पे छोटा सा डॉट बना होता है, जिस तरह यहाँ पे बना हुआ है, इधर ये बना हुआ है, इसको DP कहते हैं। ये इधर ये है और ये एक्चुअल में ये वाला डॉट है, ये वाला। तो अब हमारे पास क्योंकि 8-7 सेगमेंट्स हैं तो सब पे एक छोटा सा डॉट है। अब आप किसी पर्टिकुलर 7 सेगमेंट के अगर डॉट को ऑन करना चाह रहे हैं तो वो इसके ज़रिए कर सकते हैं। फर्स्ट अगर आपने इस DP ऑन ऑफ पे ये वाला अगर इनपुट दी हुई है 8 बिट, तो इससे ये होगा कि जो फर्स्ट S0, S1 और S2 अगर ये ऑन है तो S0, S1 और S2 का जो DP पॉइंट है वो ऑन होगा और बाकियों का जो DP पॉइंट है वो ऑफ हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा यह है कि इसको कंट्रोल करके
आप पॉइंट्स वाले नंबर भी शो कर सकते हैं। फर्स्ट के अगर आपने ये नंबर डिस्प्ले करवाना है 7.35, तो आप क्या करेंगे, S0 के ऊपर फर्स्ट करें 5 को डिस्प्ले करवा दें, S1 के ऊपर आप 3 को डिस्प्ले करवा दें, और S2 के ऊपर आप 7 को डिस्प्ले करवा दें, और S2 का DP पॉइंट ऑन कर दें और बाकियों का DP पॉइंट ऑफ कर दें इसके ज़रिए। तो इस तरह आप पॉइंट्स वाले नंबर भी अपने 7 सेगमेंट के ऊपर शो कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट कि हमारे पास ये सेगमेंट ऑन ऑफ है, ये 8 बिट का डाटा है, ये कंट्रोल करेगा कि कौन से 7 सेगमेंट्स ऑन होंगे और कौन से ऑफ होंगे। और दूसरा DP ऑन ऑफ ये बताएगा कि 8 7 सेगमेंट के ऊपर जो डॉट पॉइंट्स हैं, किस 7 सेगमेंट का डॉट पॉइंट आप ऑन रखना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ से आप 8 बिट डाटा के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। और ये DP जो हमारा आउटपुट आएगा, वो जो FPG के ऊपर जो DP होगा, ये हम उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। जिस तरह से A to G के आउटपुट पे कनेक्शन होंगे, इस तरह DP का भी कनेक्शन होगा। तो इस DP को अगर मैं आपको रेफरेंस मैनुअल पे दिखाऊं, तो ये आपको पता है CA, CB और अप टू CG, ये हमारे सेग A to G हैं। और इस तरह यहाँ से AN वाले जो सिग्नल्स हैं, ये AN यहाँ से कनेक्टेड होंगे। और इसी तरह यहाँ पे जो DP आउटपुट है H15 पे, ये यहाँ इस पे कनेक्ट हो जाएगी। तो ओके, तो अब अगर हम यहाँ पे आएँ इस अपने ओरिजिनल मॉडल पे, तो हम PS2 रिसीवर से आप कह लें 1 बाइट का स्कैन कोड रिसीव कर रहे हैं, और फिर इस तरह के 4 स्कैन कोड्स इकट्ठे कलेक्ट कर रहे हैं, और उन चारों को इकट्ठा 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं। अब क्योंकि हमारे पास जो एक स्कैन कोड है 1 बाइट का है, और 1 बाइट को डिस्प्ले करने में 2 7 सेगमेंट्स यूज़ हो जाएंगे, तो टोटल आप कह लें कि यहाँ पे आप मैक्सिमम 4 बाइट का डाटा यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, या 4 स्कैन कोड्स या मेक कोड या ब्रेक कोड आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो अब क्योंकि मेरे सारे 7 सेगमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, तो मैंने इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले कंट्रोलर में सारे सेगमेंट्स को ऑन रखना है, तो मैं ये डाटा इस पर अप्लाई कर दूँगा। 8B आगे सारे बिट्स 0, तो ये मेरे सारे 7 सेगमेंट्स ऑन हो जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे पॉइंट को यूज़ नहीं करना, DP वाले पॉइंट मेरा यूज़ ही नहीं हो रहा, तो मैं सारे DP पॉइंट्स को ऑफ कर देता हूँ बाई अप्लाइंग दी 8B, और ये सब पे बंद करके तो मेरे सारे DP पॉइंट्स ऑफ हो जाएंगे। तो ये मैंने बता दिया। बाकी ये आपको नॉर्मल इसका वही मल्टीप्लेक्स वाला सेगमेंट वर्किंग है कि ये इसको 32 बिट का डाटा यहाँ से मिल रहा है और ये डिस्प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मल्टीप्लेक्स 7 सेगमेंट था, ये वाला BCD नंबर्स को जस्ट डिस्प्ले करता था। तो इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले कंट्रोलर में मैंने ये भी फीचर डाला है कि ये चाहे BCD नंबर हो उसको भी डिस्प्ले करे, या हेक्सा वाला कोई नंबर हो जिस तरह भी स्कैन कोड हैं तो उसको भी डिस्प्ले करे। तो ये मैंने इस ट्यूटोरियल के पार्ट्स बनाए हैं। तो ये पार्ट A में के अंदर आप अगर इस ब्लॉक डायग्राम के रिस्पेक्ट से बात करूं तो जस्ट हमने ये डिज़ाइन करना है 7 सेगमेंट डिस्प्ले कंट्रोलर। ये उसका लिखा हुआ है कि आप डिज़ाइन ए डिजिटल सिस्टम फॉर बाइंडिंग टू 7 सेगमेंट डिकोडर फॉर कॉमन एनोड सिस्टम, और उसमें कंट्रोल इनपुट्स प्रोवाइड करें सेगमेंट्स को ऑन या ऑफ करने के लिए। इस तरह DP इनपुट्स DP पॉइंट्स को ऑन ऑफ करने के लिए भी कंट्रोल इनपुट्स प्रोवाइड करें। तो अब मैं इसकी कोडिंग वगैरह मैंने पहले की हुई है होपफुली, क्योंकि अभी ये 7th ट्यूटोरियल है। अब आपको बेसिक कोडिंग का आइडिया हो चुका होगा, टेस्ट बेंच वगैरह भी लिखना आ चुका होगा। तो अब इस वजह से मैंने ये जो हमारा मॉडल था उसी को जस्ट मॉडिफाई किया, और अब ना ये वाला 7 सेगमेंट डिस्प्ले कंट्रोलर डिज़ाइन किया। और ये मैंने इसकी वर्किंग आपको बता दी है कि बाइनरी इनपुट पे आप BCD नंबर भी दे सकते हैं और बाइनरी नंबर भी दे सकते हैं। अगर आप बाइनरी नंबर इन जनरल अप्लाई करेंगे तो वो हेक्सा फॉर्म में डिस्प्ले में आ जाएगा,
और अगर आप वैसे BCD नंबर दे दें तो वो PCDP डिस्प्ले में आ जाएगा। तो ये अब इसकी वर्किंग है। ये मल्टीप्लेक्स 7 सेगमेंट, ये सारा वही सिस्टम है जो कि इसकी ब्लॉक डायग्राम में ट्यूटोरियल 3 में मैंने डिज़ाइन किया था। तो उसमें जैसे ये एक्स्ट्रा इनपुट्स ऐड किए हैं। जो स्टेट मशीन का कंट्रोलर डिज़ाइन किया था वहाँ पे एक एक्स्ट्रा इनपुट है सेगमेंट ऑन ऑफ की, कि अब ये एक्सटर्नल इनपुट डिसाइड करेगी कि कौन सा सेगमेंट ऑन होगा कौन सा ऑफ होगा। इस तरह DP इसको दे दिया और इसकी आउटपुट पे ये DP आ गया। तो अब मैं बेसिकली ये मल्टीप्लेक्स्ड वाली ही सारी डायग्राम है, जस्ट इसमें यहाँ पर ये चेंज किया है कि 2 एक्स्ट्रा इनपुट्स स्टेट मशीन को दे रहे हैं और यहाँ पे BCD की जगह बाइनरी आ रहा है। तो अब मैं आपको ये बेसिकली इसका डिज़ाइन दिखाने लगा, इसका 7 सेगमेंट डिस्प्ले कंट्रोलर का। और इसके भी अगर आप फर्दर डिटेल्ड ब्लॉक डायग्राम देखें तो इसमें जैसे ये वाला कंपोनेंट न्यू आया है, स्टेट मशीन कंट्रोलर। ये जो हमने ट्यूटोरियल 3 में मल्टीप्लेक्स 7 सेगमेंट वाला स्टेट मशीन कंट्रोलर डिज़ाइन किया, उसी को अपडेट किया। तो अब मैं इसकी अगर आपको वर्किंग शो करूं तो इसका कोड मैंने पहले लिखा हुआ है। तो ये देखें, ये वही है। जो हमारी इनपुट्स वगैरह यहाँ पे आ रही हैं, ये सारी वही इनपुट्स हैं और आउटपुट्स, और सबका मैंने फंक्शन आपको एक्सप्लेन कर दिया। और ये उसी तरह सारा कनेक्टेड है। बस ये पहले यहाँ पे FSM कंट्रोलर था, अब उसकी जगह FSM कंट्रोलर न्यू आ गया। तो न्यू कंट्रोलर में थोड़ी सी चेंजेस हमने की हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये भी तकरीबन सब सेम है, जैसे इसकी ये 2 एक्स्ट्रा इनपुट्स आ रही हैं। पहले यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पर हम फिक्स्ड वो लिख रहे थे 0 1 0 फिक्स्ड फॉर्म में थे। अब मैं उसको यूज़र से कंट्रोल करवा रहा हूँ। अब ये सेगमेंट ऑन ऑफ जो यूज़र इनपुट दे रहा है इसको W में सेव कर रहा हूँ और DP ऑन ऑफ जो यूज़र इनपुट दे रहा है उसको D में सेव कर रहा हूँ। अगर इससे पहले कि मैं आपको ये ट्यूटोरियल 3 में ले चलूँ और उसको एक्सप्लेन करूँ कि वहाँ पे क्या था। हमारा जो स्टेट मशीन का कंट्रोलर था, ये देखें, यहाँ पे पहले ये था फिक्स्ड कि जब आप S0 स्टेट पे थे तो सिर्फ सेगमेंट 0 ऑन हो रहा था, S1 पे थे तो सेगमेंट 1 हो रहा, जब S2 पे थे तो सेगमेंट 2 ऑन था। तो ये फिक्स्ड यही थे, ऑन ऑफ हो रहे थे। लेकिन अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो पहले यहाँ पे क्या हो रहा था कि S0 से लेकर S7 तक हम रोटेट कर रहे थे और S0 पे सेगमेंट 0 ऑन था स्टेट पे, S1 पे सेगमेंट 1 था एंड सो ऑन, और ये 0 आगे जा रहा था। तो हर स्टेट पे एक 7 सेगमेंट ऑन था। तो अब ये फिक्स्ड वैल्यूज़ थी 8B11, ये यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 थी, फिक्स्ड वैल्यूज़ रोटेट हो रही थी। अब मैंने यहाँ पे यूज़र को वो वैल्यूज़ यूज़र को दे दी कि यूज़र इनपुट दे रहा है, उसको W में सेव करवा रहा हूँ 8 बिट की इनपुट, और अब वही वैल्यूज़ यहाँ पे रोटेट हो रही हैं। और A यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है, ये देखिए A की वैल्यू है 1B1, मतलब ये A1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये आगे करली ब्रैकेट्स और आगे 8A ये रेप्लिकेशन ऑपरेटर है, इसका मतलब है 8 टाइम 1। तो बेसिकली यहाँ पे जो FSM S रीसेट स्टेट के अंदर यहाँ पे अगर मैं कमेंट में लिखूँ तो ये इसका ये मतलब है FSM AN इज इक्वल टू 8B1111। FSM DP वो भी A है, मतलब 1 है, ऑफ है। तो रीसेट स्टेट में FSM AN पे 1 जाएगा, सारे ऑफ हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आगे 7A है, तो इसका मतलब है 7 टाइम 1 है, ये 7 1 हो गया। और आगे
W0 है। W0 का मतलब है कि जो सेगमेंट ऑन ऑफ कंट्रोल यूज़र इनपुट देगा उसकी 0th पोजीशन वो यहाँ पे आएगी। अब यूज़र के पास चलेगी। अगर यूज़र ने 0th पोजीशन पे यहाँ पे 0 रखा होगा तो वो ऑन हो जाएगी, सेगमेंट ऑन हो जाएगा। अगर यूज़र ने 1 रखा होगा तो वो सेगमेंट ऑफ हो जाएगा। अगर मैं इस तरह एक और बता दूँ आपको, ये 6 1s हैं। आगे जो ये जो इसकी सेगमेंट 1 पे S1 पे हम सेगमेंट 1 को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो वो यूज़र के पास इनपुट यूज़र से आ रही है और आगे फिर ये 1 है। तो आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे परमानेंट 0 आ रहा था, अब वो 0 परमानेंट नहीं आ रहा, वो अब यूज़र से आ रहा है। यूज़र ने अगर अपनी इनपुट में 0 रखा होगा तो वो 0 ही यहाँ पे आ जाएगा। अगर यूज़र ने अपनी इनपुट पे 1 रखा होगा तो 1 आ जाएगा। 1 रखेगा तो वो ऑफ हो जाएगा वो पर्टिकुलर सेगमेंट, अगर 0 रखेगा तो वो ऑन हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो ज़ीरोज़ आ रहे थे 0 0, पहले ये यही रोटेट हो रहे थे, फिक्स थे। अब मैंने इन ज़ीरोज़ का कंट्रोल वो यूज़र को दे दिया इस 8 बिट के ज़रिए। इस तरह अगर इससे नेक्स्ट इनपुट पे चले जाएं FSM पे तो 5 1s हैं। उसके बाद जो यूज़र की इनपुट आ रही बिट, उसके बाद फिर 2 1 आ रहे हैं। तो अब ये यूज़र अपनी मर्ज़ी से, अगर यूज़र ने 0 रखा होगा तो वो सेगमेंट ऑन हो जाएगा, 1 रखा होगा तो सेगमेंट ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह ये बाकी सारे भी डिज़ाइन किए हुए हैं। और DP का तो डिटेक्ट किया हुआ है क्योंकि ये DP ऑन ऑफ है, 8 बिट है ये। तो ये DP ऑन ऑफ को D में असाइन किया हुआ है और D0 पे अगर सेगमेंट 0 पे हैं तो इसका 0, अगर 0th लोकेशन पे 0 होगा तो DP ऑन हो जाएगा, अगर इसकी 0th लोकेशन पे 1 होगा तो ये DP ऑफ हो जाएगा। इस तरह ये एंड सब पे। और फिर एंड पे क्या किया हुआ है ये देखिए। अभी हमारी इस ब्लॉक की जो मतलब ये स्टेट मशीन कंट्रोलर है ये वाला, इसकी एक AN आउटपुट है और एक DP आउटपुट है, जो कि यहाँ पे DP को FSM DP कह दिया और AN को FSM AN कह दिया। और ये हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, ये देखें FSM AN और FSM DP। और आगे इसको ये क्योंकि स्टेट मशीन की आउटपुट है, आगे जो हमारी टॉप लेवल सर्किट की आउटपुट है DP और AN, इसको वहाँ पे असाइन कर दिया FSM AN और FSM DP को यहाँ पे AN और DP के साथ अटैच कर दिया। एक और चीज़ यहाँ पे चेंज की है क्योंकि हमारा जो बाइनरी टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, पहले वो जस्ट BCD नंबर को डिस्प्ले करवा रहा था, अब इसमें केसेस एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। देखिए A वाला B का कोड ऐड कर दिया, C का, D का, E का और F का। तो अब हमारे ये बेसिकली 0 से लेकर 9 तक भी डिस्प्ले करेगा और A से लेकर F तक भी। ये आप कह सकते हैं कि हमारे जितने भी स्कैन कोड्स थे वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में थे। तो अब ये बाइनरी टू 7 सेगमेंट डिकोडर हमारा हेक्साडेसिमल नंबर्स को भी डिस्प्ले कर सकता है और डेसिमल नंबर्स को भी डिस्प्ले कर सकता है। और ये जो कंट्रोलर है ये मल्टीप्लेक्स 7 सेगमेंट में जस्ट ये ज़ीरोज़ फिक्स थी। तो अब इस ये ज़ीरोज़ हमने यूज़र को इनपुट में दे दिए हैं कि यूज़र अब इनको कंट्रोल करे एक्सटर्नली, कि वो यहाँ पे 0 रखना चाह रहा है या 1। अगर 0 रखेगा तो वो सेगमेंट ऑन हो जाएगा, 1 रखेगा तो वो ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा ट्यूटोरियल ये वही बताया हुआ है, ये टेबल कंप्लीट किया हुआ है 0 से लेकर F तक। ये वेरीलॉग कोड है बाइनरी टू 7 सेगमेंट डिकोडर का, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हेक्साडेसिमल नंबर भी डिस्प्ले करेगा और डेसिमल नंबर भी डिस्प्ले करेगा। और ये कोड है स्टेट मशीन का और इसमें जस्ट आउटपुट पे चेंज किया है, यहाँ पे यूज़र को कंट्रोल दिया और ये टॉप लेवल में सबको कंबाइन कर दिया। अब इसका टेस्ट बेंच वगैरह मैंने नहीं लिखा क्योंकि जब हम ये ट्यूटोरियल 7 में इसको टेस्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली टेस्ट हो जाएगा। तो अभी इस ट्यूटोरियल 7 के मल्टीपल पार्ट्स हैं। पार्ट ए बेसिकली C और A को मैंने एक्सप्लेन किया और A में मैंने बताया कि ये जस्ट एक नया ब्लॉक डिज़ाइन किया 7 सेगमेंट डिस्प्ले कंट्रोलर वाला,
इसमें अब एडिशनल फीचर्स हैं कि आप किसी भी 7 सेगमेंट को इस 8 बिट के ज़रिए ऑन ऑफ कर सकते हैं और डीपी पॉइंट्स को इनके ज़रिए कर सकते हैं। और बाइनरी इनपुट से आप हेक्साडेसिमल नंबर भी यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं और डेसिमल नंबर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले कंट्रोलर ये इसका इन्हांस्ड या अपडेटेड वर्जन है और इसमें ज़्यादा फीचर्स डाल दिए अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर्स को भी डिस्प्ले करवाना था। बाकी इसकी 7 सेगमेंट की बाकी सारी वही फाइल्स हैं जो मल्टीप्लेक्स्ड वाली थी। टाइमर सर्किट वही है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले कंट्रोलर ये तो टॉप लेवल है। स्टेट मशीन ने डिज़ाइन किया, इनपुट डिजिट सिलेक्शन वही है और ये बाइनरी टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले इसको अपडेट किया। दूसरा मैंने इसके अंदर ये जो हमारा PS2 कीबोर्ड है इसको यहाँ तक एक्सप्लेन किया कि ये हमारी टॉप लेवल, हमने बेसिकली ये सिस्टम डिज़ाइन करना है और इस सिस्टम की जब हमने डिटेल्ड ब्लॉक डायग्राम देखी तो इसमें ये चीज़ें आ रही हैं। एक PS2 रिसीवर ये भी हमने डिज़ाइन करना है और ये इसका डिज़ाइन मैंने आपको बता दिया। अब बेसिकली ये 2 ब्लॉक्स हमारे रह गए हैं, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।